अब्बर शेर, हम अब्बर बब्बर नहीं है, इंसान है। हमारे मिश्रा जी ने कहा, लेकिन मैं पूछ रहा था जो टाइगर है, टाइगर भाजपा में तो अगर तुम टाइगर जंगल में टाइगर को कोई सुरक्षा की जरूरत होती है? टाइगर निकलता दहाड़ता हुआ सब भागते नजर आते हैं, तो 50-50 100-100 पुलिस वाले क्यों लगाए हुए हो? अगर आप बब्बर आप टाइगर हो तो पुलिस की क्या जरूरत, सुरक्षा की क्या जरूरत? जब ग्वालियर की धरती पे लोग कोरोना से मर रहे थे, संक्रमण की विभीषिका से लोग हताहत हो रहे थे, तब वो खून का संबंध और पीढ़ियों का संबंध गायब हो गया। 6 महीने बाद जब वो धरती पे आए ग्वालियर की, तब मात्र ज्योतिरादित्य रह गए। पहले श्रीमंत ज्योतिरादित्य थे, जनता ने काले झंडे दिखा के कह दिया कि भाई श्रीमंत गायब है, अब तुम ज्योतिरादित्य बन के आ सकते हो। 2000 में जो ग्वालियर चंबल में जो 34 में से जो 26 सीटें हम जीते, वो ग्वालियर चंबल में जो 2 तारीख की जो बड़े बेहद पे घटना हुई थी, उस घटना का भी परिणाम था। आदरणीय कमलनाथ जी की लोकप्रियता थी, कांग्रेस के प्रति लोगों का लगाव था, भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कुचक्र, इन सब 26 लाख किसानों के कर्जे माफ हो गए। आप 16 विधानसभा में, चंबल और यहाँ के जो 16 विधानसभा हैं, ये मैं पेन ड्राइव दे के जा रहा हूँ के मिश्रा जी, हर पत्रकार को दे देना ये पेन ड्राइव। इसमें 16 विधानसभा के वो किसान लोग हैं जिनके मोबाइल नंबर भी हैं, मोबाइल नंबर डायल करके पूछ लेना कि उनके कर्जे माफ हुए नहीं हुए। देखिए, आप कांग्रेस की मजबूरी देखिए कि कार्यकर्ता तो बचे नहीं, अब नेता भी उनके पास ग्वालियर चंबल डिवीजन में नहीं बचे कि उनको यहां से विशेष विमान से यहां से भेजना पड़ रहा है नेताओं को। आप देखिए, कांग्रेस मंथन करे, और मेरा ऐसा मानना है कि वो जिन प्रश्नों को खड़ा कर रहे हैं, मेरा प्रश्न है, क्या चंबल एक्सप्रेस वे जो विकास का आयाम माननीय प्रधानमंत्री ने चंबल को दिया था, क्या कमलनाथ जी ने उसको ठंडे बस्ते में नहीं डाला? जवाब दें। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है वजूद की लड़ाई। वजूद की लड़ाई बड़ी दिलचस्प लड़ाई होती है। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। अक्सर जीवन में किसी व्यक्ति के या किसी संगठन के ये पड़ाव आता ही आता है जब उसके अपने भी उसके होने की निशानी मांगते हैं। कांग्रेस इस जंग से बीते करीब करीब 1-1.5 दशक से जूझ रही है, जब उसके समर्थक भी ये पूछते हैं कि आप अपनी पहली चमक के साथ कब सामने आएंगे। लेकिन ये बहुत स्वाभाविक घटना है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि ये उतार चढ़ाव किसी व्यक्ति ही नहीं, किसी संगठन के जीवन का भी हिस्सा होते हैं। और अगर आप किसी राजनीतिक दल को देखेंगे, किसी व्यक्ति को देखेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि ये लो एंड हाई इज अ पार्ट ऑफ गेम। कांग्रेस ने एक कड़वा घूंट पिया है चंद महीनों पहले मार्च में, जब उसी के अपने एक ताकतवर धड़े को जिसने साथ छोड़ा कांग्रेस का और बीजेपी का दामन थामा, उसकी वजह से सरकार गिरी। और अब ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जितने ही बीजेपी के लिए। 3 दिन पहले 3 दिन तक चला बीजेपी का एक सम्मेलन, जिसमें 70,000 से ज़्यादा सदस्यता की दावे सामने आए, और अब उसका जवाब देने की कोशिश कांग्रेस ने की है। तमाम बीजेपी के दावों को फर्जी बताया है और यह आरोप लगाया है कि ये सब भ्रामक है, लेकिन निशाने पर एक ही व्यक्ति रहा है, और वो व्यक्ति कौन है आप जानते ही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये बहुत स्वाभाविक भी है। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं दुर्गेश शर्मा जी, जो कांग्रेस के नेता तो हैं ही, प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है दुर्गेश जी। रजनीश अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। और ग्वालियर से वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक देव श्रीमाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी बड़ी पैनी नज़र है कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर। और सिर्फ ग्वालियर चंबल ही नहीं, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी हटकर राष्ट्रीय फलक के वो एक अनुभवी और माहिर पत्रकार के तौर पर पहचाने जाते हैं। श्रीमाली सर, पहली टिप्पणी आपकी ही। आपकी अनुभवी और पैनी निगाहों ने
3 दिन तक चले बीजेपी के सम्मेलन को भी देखा, जिसका केंद्र बिंदु ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। आज बीजेपी कह रही है कि नेता नहीं है, इसलिए भोपाल से विशेष विमान से नेतागण भेजे गए हैं, और कांग्रेस की आज ये स्थिति हो गई। तुलना तो होगी ही, बीजेपी का 3 दिन तक चला सम्मेलन और कांग्रेस का आज वहां पहुंचे कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस। किस तरह आप तुलना करते हैं दोनों की, किस तरह देखते हैं, क्या प्लस क्या माइनस? जी श्रीमाली जी। सर जी देखिए डॉक्टर साहब, दोनों बातें अपनी जगह सही है। जो बीजेपी कह रही है, ये बात अपन पिछले शो में कह चुके हैं कि कांग्रेस के पास यहाँ फिलहाल नेता का एक छत्र नेता का कोई अभाव है जी, और उसका कारण यही है। फिर हम वहीं जाएंगे कि 70 के दशक से लेकर के और अब 2020 आने तक कांग्रेस जो है एक महल, एक कब्जे, एक व्यक्ति, एक परिवार के आसपास घूमती रही, तो नेता यहाँ दूसरे कोई उस लेवल का पैदा ही नहीं हो पाएगा जी, और हुआ भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर नेता का संकट यहाँ है, लेकिन एक अवसर भी है, वो है नेतृत्व विकसित होने का, क्योंकि अभी तक ये मौका उनको नहीं मिला था जी। और ये देखने को भी मिला जब 3 दिन का बीजेपी का एक मेगा शो चला, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 80,000 70,000 लोग कोरोना काल के बावजूद भी, लॉकडाउन के बावजूद भी यहाँ इकट्ठे हुए जी। तो उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोगों में अगर जान रही, तो उसका कारण यही है कि नेतृत्व विकसित करने का जो मादा है, इच्छा है, वो सड़कों पर दिखाई दी, भले ही कम संख्या में रहे हों या जितनी संख्या उनकी है उतनी संख्या में रहे हों। तो दोनों अपने अपने तरीके से सही है। बीजेपी सही कह रही है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, हम भी यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, लेकिन नेता होगा क्यों? क्योंकि जो काम बीजेपी में अभी एक आदमी के आसपास पूरा घूम रहा है, कांग्रेस में वो काम पिछले 6-7 दशक से घूम रहा था। तो कांग्रेस में नेता कहाँ से पैदा होगा? बड़े बरगद के नीचे जो है छोटे छोटे कोकुरमुत्ते पैदा होते हैं, बड़ा पेड़ पैदा नहीं होता, और नहीं हो पाया। तो कांग्रेस नेतृत्व में को विकसित करने के लिए छटपटा रही है, और बीजेपी अपने नेताओं की क्राइटेरिया बचाने के लिए, पवैया जी का बयान आपने सुना ही होगा, हमें कुछ कहना नहीं है, आपको तो टैग किया था उन्होंने। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अंदर बहुत कुछ है, बीजेपी की गैलेक्सी है लीडरशिप की ग्वालियर चंबल संभाग में, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने के बाद ग्वालियर चंबल की बीजेपी की राजनीति ठीक उसी कांग्रेस की तरह सिंधिया जी के इर्द गिर्द काफ़ी तेज़ी से घूम चली है, और ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये किस परिणाम की तरफ भी पहुंचती है, क्योंकि शुरुआत, परिणाम, ये सारी चीज़ें बहुत सीधे तौर पर जुड़ती हैं। दुर्गेश जी, आप किस तरह देखते हैं? दावे बहुत थे आपके, ये भी दावा रहा कि 5,000 से ज़्यादा मेंबर आप बनाएंगे, आपने दावे भी खड़े किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बुधवार को ग्वालियर में हुई कि 76,000 या इससे भी ऊपर है तो प्रमाण दीजिए, कहाँ हैं वो, लिस्ट जारी करिए, तमाम बातें आपने कही। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, आपकी गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप भोपाल से विशेष विमान से ग्वालियर गई, ऐसा बीजेपी का आरोप है, क्या कहेंगे? बड़ा हास्यप्रद आरोप है। वो आरोप लगा रहे हैं जिनके पास यदि नेतृत्व था, यदि नेतृत्व है, तो फिर उस एरिया में कांग्रेस के नेताओं को अपने दल में ले जाने की आवश्यकता उनको क्यों पड़ी? यही नहीं, पूरे देश में आपके पास यदि अपनी खुद की क्षमताएं हैं, तो दूसरे दल की तरफ आप निहारते क्यों फिर रहे हैं? दूसरे दल में आप षड्यंत्र क्यों रचते फिर रहे हैं? आप खुद के दम पे आप अपना वजूद दिखाएं। बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि वहां पर हमारे कांग्रेस दल का नेतृत्व गया, बिल्कुल गया, हमारे नेता हैं सब, पूरे प्रदेश में अपनी एक छवि रखते हैं, अपनी ताकत रखते हैं, सब गए। आप भी तो गए थे। 4 लोग का आपके सत्येंद्र भूषण सिंह जी का एक चिट्ठी जारी हुई थी, 4 लोगों का प्रोग्राम जारी हुआ, जिसमें एक आपका बीडी शर्मा जी नाम है, दूसरा शिवराज सिंह चौहान जी का नाम है, एक नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। भाई आज आपके नेता सिंधिया हो गए हैं, बिल्कुल आप उनके शरणागत रहें, उनके नेतृत्व में काम करें। बीडी शर्मा जी, आपको सिंधिया के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सिंधिया जो नेचर है वो नेचर बदलने वाला नहीं है। और आज ड्रामे के लिए भले कुछ भी कर लें, पर कल आपको उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो भाग जाएगा। ये सब जानते हैं, क्योंकि उसके व्यक्ति का नेचर है। और जो ग्वालियर अंचल में, ठीक है, ये बात सत्य है कि हमारा नेतृत्व, हमारा नेता वहाँ पर ग्वालियर में सिंधिया ही थे,
अब वो वैक्यूम हमारा खाली हुआ है। निश्चित जब वैक्यूम खाली होता है तो वहां भरने के लिए 1 नहीं 1000 लोग खड़े होते हैं और वैक्यूम को भरने का काम कार्यकर्ता करते हैं। कार्यकर्ताओं की क्षमता ताकत सिंधिया ने देख ली ग्वालियर में, जो उनके आवरण में दबे हुए थे, जो उनके कारण सड़क पे भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए हर हालत में तैयार खड़े थे और लड़ रहे थे और खदेड़ा था। षड्यंत्र पूर्वक आपने भारतीय जनता पार्टी की शरण ले ली, आप वहां शरणागत हो गए, ठीक है, आज आपको खदेड़ के दिखा दिया। आप कहते हो कि आपके संग 70-75 हजार लोगों ने सदस्यता ली है। भैया इतने सदस्य आपके पास में यदि आपके नेतृत्व में काम करने वाले लोग थे तो आप 1 लाख से अधिक वोटों से हारे क्यों? यदि आपके पास में इतने थे तो ग्वालियर अंचल में महापौर आज तक क्यों नहीं बना पाए? यदि ऐसा था तो भोपाल का ग्वालियर का सांसद आप क्यों नहीं जिता पाते थे? और ये केवल इस चुनाव में हमारे इतने विधायक जीते, इसका सीधा कारण था, एक तो जो सत्ता पे काबिज व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान, उसकी मुखालफत थी। दूसरा आपका और कमलनाथ जी का और बाकी सब नेताओं का हमारा एक गठजोड़ पूरी ताकत के संग काम कर रहा था और सारे नेतृत्व के ऊपर जनता ने भरोसा निभाया था और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से हमारे नेताओं को जिताया। आज वो नेता यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो वो ये समझ जाएं कि उनको जिताने वाले आज भी कांग्रेस के साथ। चलिए रजनीश जी, आपने सुनी दुर्गेश जी की बात, उन्होंने कुछ मौलिक प्रश्न खड़े करने की कोशिश की है। आप किस तरह देखते हैं इन सवालों को और क्या उत्तर है आपका? जी रजनीश जी। जी जी। देखिए, मैं किसी तरह नहीं देखता इन सवालों को, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक राजनीतिक दल के नाते उनका अगर ताकत, अस्तित्व, राजनीतिक तौर पर जनाधार, कार्यकर्ता, संगठन, मुद्दे उनके पास हैं, उनके पास में उन इलाकों की समस्याओं के समाधान हैं, तो सिंधिया फोबिया से ग्रसित क्यों हैं? लगातार सिंधिया जी ने ऐसा क्यों किया, सिंधिया जी ने वैसा क्यों किया, सिंधिया जी ये क्यों खा रहे, सिंधिया जी वो क्यों पहने, सिंधिया जी ने हाथ क्यों उठाया, सिंधिया जी ने मुंह क्यों खोला, सब सिंधिया जी से इर्द गिर्द घूम रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास में जो लाइन भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की है राजनीतिक तौर पर और रणनीतिक तौर पर, वो उससे बड़ी लाइन खींचने का मादा आपके पास में नहीं है। आप मुद्दों से भी हारे हो और नेताओं से भी हारे हो, आप जमीन पर भी हारे हो, जमीन से नदारत हैं। हमने तो जमीन पर कार्यक्रम किया है, देवश्री माली जी आपको बता ही रहे थे। आज आपके पास केवल पत्रकार वार्ता है, पत्रकार वार्ता में व्यक्तिगत हमले हैं, कमर से नीचे वार हैं, भाषा का, व्यवहार का आपका पूरा संयम बिगड़ा हुआ है, मर्यादा आपने तोड़ी हुई है। ये तब होता है जब आप अंदर से बौखलाए हुए होते हो, ये तब होता है जब आपके पास में अंदर से संयम बनता नहीं है, वो बाहर प्रकट होता है आपकी भाषा की अभिव्यक्ति में। इसीलिए है। और अगर आपको लगता है कि आपको सिंधिया जी ने किसी कारण से पार्टी छोड़ने का गलत काम किया है, तो आप अपनी पार्टी के तौर पर, जैसा आप दावा कर रहे हो, उसके तौर पर आप अपनी पार्टी को स्थापित करें, चलाएं, खड़े हों। उपचुनाव होने वाले, लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा एक परीक्षा का कारण बनते हैं, आप उसमें जोर आजमाइश कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि इस बीच में जितना कुछ आप कर रहे हैं तब से लेकर अब तक, मार्च से लेकर अब तक जो किया है, वो ये बताता है कि आप अपने ठिकाने पर नहीं है, मानसिक तौर पर भी और गतिविधियों के तौर पर भी, एक राजनीतिक दल के तौर पर भी। इसीलिए आपके पास में मुद्दों की कोई बात नहीं है, आपके पास में राजनीतिक तौर पर कोई मुद्दे जो होना चाहिए उसके तौर पर भी आप खाली हैं, और आप व्यक्तिगत हमले में तल्लीन हैं। और कई बार बड़े नेता से होते होते नीचे तक जब आपका हमला होता है तो निहायती मुझे लगता है कि बहुत आपत्तिजनक हो जाता है। बड़े नेताओं की भी भाषा हम सुन रहे हैं, नेता से खाली हुआ है, कार्यकर्ताओं से खाली हुआ। अभी तो नेता दल बदल कर रहे थे, और कार्यकर्ताओं का ये दल बदल करना पिछले 3 दिनों में जो 22, 23, 24 को हुआ है, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस इससे उबरने का लंबे समय तक कहीं कोई किसी प्रकार की गतिविधि दिखती नहीं है, दिमाग में भी, योजना में भी। वो केवल पत्रकार वार्ता से आप आरोप प्रत्यारोप लगा लोगे, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। श्रीमाली साहब, एक सवाल मेरे मन में रहा, ये जो मूवमेंट ग्वालियर में हुआ कांग्रेस का, क्या ये रणनीति थी कांग्रेस की कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जो 2 बहुत अहम नेता हैं, उन्होंने इस आयोजन में अभी भागीदारी नहीं की है? जाहिर तौर पर यह सुविचारित रणनीति का हिस्सा होगा, एक फीडबैक की उनकी प्रणाली होगी, और सही मौका चुनकर वो वहाँ पहुँचेंगे और मोर्चा संभालेंगे। लेकिन आप इसे किस तरह देखते हैं कि बीजेपी के कार्यक्रम में तमाम वो बड़े नेता थे जिनको वहाँ जो अपेक्षित थे, लेकिन कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का इस आयोजन से अपने को दूर रखना, क्या ये नेता अपने को अभी लाइमलाइट में नहीं लाना चाहते हैं? इस पर क्या कहेंगे आप?
जी शिवाली साहब। देखिए, जैसा रजनीश जी ने कहा कि रणनीति, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस मामले में रणनीति, कम से कम ग्वालियर में जो 3 दिन का सम्मेलन बीजेपी का हुआ, उसको लेके उनकी रणनीति काफ़ी अच्छी थी और सफल भी हुई। उससे हम सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी रणनीति सिर्फ जायका खराब करने की थी, और जायका भी जिसका खराब करना था उसका खराब करते रहे वो। आप भी समझ रहे हैं, जिसका करना था उनको बीजेपी, क्योंकि यहाँ बीजेपी का कार्यक्रम था नहीं, वो कार्यक्रम था सिंधिया के समर्थकों का बीजेपी में शामिल होने का। तो बीजेपी के लोग तो उस कार्यक्रम से ज्यादातर दूर थे ही, नेताओं को छोड़कर, जिनकी ड्यूटी लगी थी, जो अपेक्षित थे, उनको छोड़ के बाकी नेता लोग बीजेपी के नहीं थे। तो उनको जिसका टेस्ट खराब करना था, पान में मक्खी रखना थी, तो वो रखते रहे। पहले दिन जो नारे लगे, हम दोहराना नहीं चाहते, जिस नारे से वो सिंधिया परिवार बहुत दुखी होता है, बौखलाता है, वो नारे कांग्रेस की तरफ से लगे। महल के आसपास जो बोर्ड लगे, वो बोर्ड आज तक कभी लगे नहीं। 1857 से लेकर के 2020 तक वो होर्डिंग, वो बोर्ड, वो कभी नहीं लगे। जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, सही गलत की बात मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि वो सही थे या गलत थे। उनका काम था सवाल खराब करने का, और दूसरा था मीडिया का स्पेस लेने का। और इन दोनों कामों में कांग्रेस भी सफल रही। पहले दिन उन्होंने स्ट्रेटेजिकल गिरफ्तारियां दी, और दोपहर में 3 बजे, उस दिन संयोग से कार्यक्रम भी बीजेपी का लेट हो गया, पानी बरसता रहा, मुख्यमंत्री जी देर से पहुंच पाए, तो 3 बजे तक का जो शाम के अखबारों का स्पेस था या टेलीविज़न का स्पेस था, उस पर पूरी तरह से उनका कब्जा रहा। और दूसरे दिन के अखबार में 4-4 कॉलम की खबर थी। अगर 4 कॉलम की बीजेपी के सम्मेलन की खबर थी, तो 4 कॉलम में कांग्रेस की भी खबर थी। तो यही राजनीति की एक चीज होती है। जैसा कि आपने कहा दिग्विजय सिंह नहीं आए, नहीं, दिग्विजय सिंह स्ट्रेटेजिकल दूसरे दिन ही आए। उन्हें मालूम था कि पहले दिन मेरे पे आरोप लगाए जाएंगे कांग्रेस के, और जिन पर हम टारगेट कर रहे हैं, वो जो कहेंगे उनका जवाब हम कैसे देंगे। और दिग्विजय सिंह बाकायदा तैयारी करके आए, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो भाषण मीडिया के सामने सुनाए, जो उन्होंने मोदी के बारे में कहा था, जो उन्होंने अमित शाह जी के बारे में कहा था, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा था, जो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा था, और जो उन्होंने शिवराज सिंह के बारे में समय समय पर कहा था। और उन्होंने आखिरी पर यही कहा कि राजनीति में या लोकतंत्र में बोलने की ईमानदारी होनी चाहिए, और मुझे कुछ नहीं कहना है। उन्होंने अपनी बात इसीलिए कह दी कि कल भी जो बोला है वो परसों इसी तरह से झूठ साबित हो सकता है। तो वो स्ट्रेटेजिकल था, और प्रतीकात्मक तौर पर दूसरे दिन का जो धरना था वो उसी लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने था, जहां भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को ब्लेम करने के लिए हमेशा धरना देती रहती थी। और जयभान सिंह पवैया जी वहां 2 दिन का मेला लगाते हैं 18-19 जून का। तो वो सब कुछ एक रणनीतिक था कि दिग्विजय सिंह उस पुष्पांजलि अर्पित करने भी गए लक्ष्मीबाई की समाधि के पर। तो ऐसा नहीं कि वो रणनीति से नहीं चल रहे थे, उनकी भी अपनी रणनीति जैसी भी रही होगी, लेकिन उन्होंने बनाई थी। हाँ, कमलनाथ अभी भी यहाँ से दूर हैं, और वो तो मुझे नहीं पता क्यों दूर है, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी दे नहीं सकता। लेकिन आपने ये जरूर बात रेखांकित की है कि कांग्रेस एक रणनीति बनाकर बराबर चल रही है, और उस रणनीति में ये है कि खुद कम बोलो, और जो एक कई बार एक चीज़ बन ही जाती है जब आप पार्टी बदलते हैं, तो आपके पुराने स्टेटमेंट्स को लेकर बहुत उसको एक तूल देने की कोशिश होती है। रजनीश जी की एक छोटी टिप्पणी लेकर मैं दुर्गेश जी की तरफ आऊँगा। रजनीश जी, कांग्रेस इस रणनीति को पकड़कर चल रही है कि सिंधिया जी ने क्या कहा पहले, बिल्कुल ठीक बात है, ये रणनीति का हिस्सा है, और ये पहले नहीं हुआ, इसके पहले भी हमने देखा है मध्य प्रदेश के बाहर भी, मध्य प्रदेश में भी, कि इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? जी पहली बात तो ये जो जैसे देवश्री माली जी ने कहा कि कांग्रेस की ये रणनीति थी, अगर ये रणनीति थी कि वो केवल सिंधिया जी को लेकर गाली गलौज करें, सिंधिया जी को लेकर इस प्रकार की भाषा करें, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, अगर ये इनकी रणनीति थी, तो इस रणनीति का खामियाजा क्या होगा आने वाले समय में पता चल जाएगा। क्योंकि इसे रणनीति नहीं कहेंगे, इसे कुछ करना है,
करने के लिए करना है। कई बार कोई बड़ा कार्यक्रम राजनीतिक दल का हो तो हम धरना लेके बैठ जाएं ताकि हमारी एक साइड में फोटो छप जाए, कुछ कालम खबर छप जाए। तो केवल महज एक राजनीतिक दल का इतना ही है, जहां बड़ी तादाद में उपचुनाव होने हैं, आने वाले समय में परीक्षा का समय है, तो मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही, जिस प्रकार से वहां गतिविधियां और तमाम प्रकार के बयान, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें ये बहुत सतही मामला हो जाएगा। आने वाला समय इनका गहराई से आकलन कर रहा है। पिछले 3-4 महीनों का भी किया है, वैचारिक रूप से भी किया है, संगठन के तौर पर भी किया है, मुद्दों के तौर पर भी किया है, नेताओं के तौर पर भी किया है, तमाम प्रकार से वहां का आकलन कर रहा है। और ये जो बयानों की बात है, आज का युवा गांव का रहने वाला हो या वरिष्ठ हो, बुजुर्ग हो, वो बहुत आसानी से सबको समझ रहा है, सबको जान रहा है। हम इतने नादान ना समझ ना बने कि पुराने बयान नए बयान। सबको पता है कि सिंधिया जी पहले कांग्रेस में थे तो कांग्रेस धर्म के अनुसार बोलते थे, बयान देते थे। उसके बाद भी धारा 370 के बारे में, 35A के बारे में, श्री राम मंदिर के बारे में, 3 तलाक के बारे में, कांग्रेस के महासचिव रहते हुए, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहते हुए भी कांग्रेस के नीति की आलोचना करने वाले वो रहे हैं। ये भी तो सबके सामने है ना, ये भी तो सबको पता है कि सिंधिया जी का स्टैंड क्या था, और वो वीडियोस भी सबने देखे हैं जी। तो बाकी तो धर्म निभाएंगे, कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का धर्म निभाएंगे। पहली बात तो उन्होंने कभी कांग्रेस की किसी नीति की आलोचना नहीं करी। आपको झूठ बोलने का बड़ा शौक है, आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। श्री माली जी ने स्पष्ट आपको जो बताया उसको आप समझिए कि बराबर से यदि मीडिया में हमें स्थान मिला है उस परिस्थितियों में जब ये पूरा देश जानता है कि मीडिया को आप कितना तरीके से अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं और करते हैं, सब जानते हैं कि आप मीडिया को किस तरीके से दबाव में लाके अपने पक्ष में काम करवाते हैं। इसीलिए जनमानस और कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जिसने कभी सिंधिया का सृजन किया था, सिंधिया कोई घर से बैठ के अपने दम पे मध्य प्रदेश में या ग्वालियर के ऊपर राज नहीं कर सकता था। उसके पीछे यदि हम जैसे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता नहीं खड़े होते तो कोई सिंधिया नहीं हो सकता जी। तो जो कार्यकर्ताओं के द्वारा छोटी टिप्पणी जरूर लूंगा श्रीमाली जी से। श्रीमाली जी, मुझे लगता है कि सारा दारोमदार इसी बात पर है कि चुनाव को सिंधिया के आसपास रखा जाए और इसका फायदा मिले ना मिले, लेकिन कांग्रेस के पास दूसरा कुछ करने को है भी नहीं, क्योंकि सिंधिया के आसपास अगर चुनाव रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसा उनका सोचना होगा, मैं ये मेरी राय नहीं है, ऐसा है उनका सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जिस तरह का पवैया जी का स्टेटमेंट आया और जो मैं सुनता हूँ निजी तौर पर बातचीत में, उसका असर वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। सिंधिया जी का दखल इतना कांग्रेस प्रदर्शित करेगी बीजेपी पर कि जो बीजेपी का वर्कर है वो थोड़ा डिमोरलाइज हो, वो थोड़ा हतोत्साहित हो, ताकि उसको लगे कि मेरा भी थोड़ा भविष्य खराब होगा। और इसका वो पूरा इस्तेमाल भी कर रही है कांग्रेस, क्योंकि यहाँ चुनाव, जैसा कि अभी दोनों लोगों ने कहा, यहाँ चुनाव बीजेपी और कांग्रेस में नहीं है, यहाँ चुनाव सिंधिया जी और कांग्रेस के बीच में ही होना। ये बड़ा अंतर है, ये बड़ा अंतर है कि वहाँ टक्कर सिंधिया और कांग्रेस में है, सिंधिया साहब और कांग्रेस में है। और यही वजह है कि वहाँ कांग्रेस के लिए चुनाव का मुद्दा ज्योतिरादित्य सिंधिया है। बीजेपी रेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ज़रूर उसके लिए मुद्दा होगी, मालवा निमाड़ में होगी, लेकिन अगर आप ग्वालियर चंबल की बात करेंगे तो वहाँ एक ही मुद्दा है कांग्रेस के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया। कितना ये अनुकूल होगा ये आने वाला वक्त और उसके नतीजे बताएंगे। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।